यार हम कैफ 8 ऑडिट एंड एश्योरेंस का एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं 1 घंटे के अंदर आपको पूरा कैफ 8 का जो सिलेबस है, जो पूरा कोर्स है हमारा, उसको मैं क्विकली रिवाइज करा दूं। और मैं कोशिश ये करूंगा कि जब मैं आपको ये रिवीजन करवा रहा हूँ तो इसके अंदर जो भी लॉजिक है, जो भी लिंकिंग है, वो भी कनेक्ट करूंगा। पेपर में सवाल किस तरीके से आता है, आपने उसको ड्राफ्ट कैसे करना है, ये पेपर से पहले 1 घंटे की वीडियो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बूस्ट करेगी और पेपर में भी इंशाल्लाह पास होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आगाज़ करते हैं ऑडिट एलिमेंट्स का। और ये अगर 1 पेजर आपको क्लियर है तो इसका मतलब है 70% ऑफ द कोर्स आपको इसी डायग्राम से लिंक हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, जो कि बार बार मैंने अपने लेक्चर में डेमोस्ट्रेट करवाया। सही है, तो ये देख लें। हमारे पास सबसे पहली चीज़ है हमारे पास ऑडिट एलिमेंट्स, जिसमें हमारे पास 3 पार्टी रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, IFRS है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है और ओपिनियन और रिपोर्ट है। ठीक है, इसी चीज़ को अगर मैं देखूँ तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे ना, जो आपके पास 3 पार्टी रिलेशनशिप है, इस 3 पार्टी रिलेशनशिप को सामने रखें, इस ऑडिट के 5 एलिमेंट्स को सामने रखें और फिर बेस्ड ऑन दैट, सही है, आप जो एक कंप्लीट ऑडिट की साइकिल है ना, प्लानिंग, परफॉर्मेंस और रिपोर्टिंग, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखें, आपके पास जो सबसे पहला स्टैंडर्ड है वो है ISO 200 और वो आपसे कहता है क्या, वो कहता है कि जी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद IFRS। और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इंटरनल कंट्रोल को डिज़ाइन और इंप्लीमेंट करे। क्यों? ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं वो फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट होने चाहिए और वो ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। किसको? मैनेजमेंट ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। किसको? ऑडिटर को। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस विच इज़ अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट दी एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्यों? बिकॉज हमारे पास कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है विच इज़ एस्टिमेट्स, फ्रॉड, सैम्पलिंग एंड द मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन। मैं अभी ऑडिट एलिमेंट्स में थोड़ा सा हाई ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। और अगर आप देखें एस्टिमेट्स को, फ्रॉड को, सैम्पलिंग को, तो इन सब चीज़ों के ऊपर, और मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन, इन सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक सेपरेट स्टैंडर्ड है। एस्टिमेट्स के ऊपर ISA 540 है जो कि हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर में पढ़ते हैं। फ्रॉड के ऊपर आपके पास ISA 240 है जो कि हम डिटेल में पढ़ते हैं। सैम्पलिंग के ऊपर आपके पास जो है उसने पूरी अप्रोच आपको बताई कि सैम्पलिंग कैसे करनी है, सैम्पलिंग कैसे नहीं करनी। सैम्पलिंग जो है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो चीज़ हमने देखी। और मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन, तभी आप ISA 580 के हिसाब से मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं कि जी लिख के दो कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने प्रोवाइड कर दी है। और रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी अप्लाई करना पड़ेगा, प्रोफेशनल जजमेंट भी अप्लाई करना पड़ेगा। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट और रीजनेबल एश्योरेंस है तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन भी करना पड़ेगा। और इंडिपेंडेंस और एथिकल रिक्वायरमेंट जो कि आपका है कि वो कोड ऑफ एथिक्स है, उससे भी कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को देखूं, जो कि मैं आगे जाके चले ISA 200 में इसको कवर करता हूँ, तो ये हमारे पास एक ओवरव्यू है ऑब्जेक्टिव ISA 200 का। फिर हमारे पास 3 फेजेस आते हैं विच इज़ कॉल्ड प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड रिपोर्टिंग। सही है, प्लानिंग में आपका स्ट्रेट सिर्फ ये काम होता है, आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है। और इसकी जो बाइबल है, सही है, जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो ISA 315 है, जो कि आपसे कहता है कि जब तक आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं करेंगे, आप रिस्क को ना ही आइडेंटिफाई कर सकेंगे, ना ही रिस्क को असेस कर सकेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ISA 315 के हिसाब से विच इज़ दी ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। वंस यू ऑब्टेन दैट अंडरस्टैंडिंग, तो आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसकी वजह से कोई रिस्क हो सकता है। सही है, और जब उसकी वजह से कोई रिस्क हो सकता है तो उसको आप पर आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसकी असेसमेंट भी करनी है। और जब आप असेसमेंट की बात करेंगे तो असेसमेंट के अंदर जो क्राइटेरियाज हैं वो मोर और लेस सेम है, जो कि आपके इनहेरेंट लिमिटेशंस के हैं। ठीक है भाई, अगर एस्टिमेट ज़्यादा है, अगर फ्रॉड है, अगर आपको लगता है कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, अगर आपको लगता है सब्जेक्टिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऑडिटर ISA आपसे कहता है कि जी आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है, इस रिस्क की असेसमेंट को हायर करना है। जब आप रिस्क की असेसमेंट को हायर कर देंगे, इसका मतलब है आपका इनहेरेंट रिस्क हाई हो जाएगा। और जब इनहेरेंट रिस्क हाई हो जाएगा तो इसका मतलब है आपका ओवरऑल ऑडिट रिस्क हाई हो रहा होगा। और जब ओवरऑल ऑडिट रिस्क हाई हो रहा होगा तो इसका मतलब है आपको डिटेक्शन रिस्क को कम करना पड़ेगा। और डिटेक्शन रिस्क को कैसे कम करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, एफर्ट, सैम्पलिंग, ऑडिट प्रोसेस आप परफॉर्म कर रहे होंगे। सही है, और फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ कॉल्ड रिवीजन ऑफ रिस्क असेसमेंट। चूँकि ये हेडिंग प्लानिंग की है तो यहाँ पे ISA आपको एक क्लैरिफिकेशन देता है कि रिस्क असेसमेंट प्लानिंग में करनी चाहिए, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव हो जाए ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस फेज, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव हो जाए ड्यूरिंग द कंक्लूडिंग फेज। और जब न्यू इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे रिसीव होगी तो वहाँ पे आपको अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और जब रिस्क ही चेंज हो जाएगा, नया रिस्क आ जाएगा, तो उसके मद में नए प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। फिर ISA आता है परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में हमारे पास जो बाइबल है परफॉर्मेंस का विच इज़ ISA 500, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वालिटी में आपके पास रेलिवेंट है, रिलायबल है, और इसके अंदर हमारे पास कुछ क्राइटेरिया और ऑडिट प्रोसीजर ऑब्टेन करने के लिए आपको कुछ इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रीकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस एनालिटिकल प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना पड़ता है। वंस अगेन ISA 500 इज़ द
प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर द परफॉर्मेंस, और उसके बाद लाइन से नीचे स्टैंडर्ड्स आते रहता है आइजा 501 लिटिगेशन, आइजा 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, आइजा 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स, आइजा 530 सैम्पलिंग, आइजा 540 एस्टिमेट्स, आइजा 550 रिलेटेड पार्टी, आइजा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट, आइजा 570 गोइंग कंसर्न, आइजा 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। और वंस आपने वो कर लिया तो उसके बाद आपके पास आखिरी फेज आता है विच इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग। और रिपोर्टिंग के अंदर अगेन वही वाली बात कि जी अगर आपने इस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस या तो ऑब्टेन किया होगा या नहीं किया होगा, सही है, या तो ऑडिट प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म किए होंगे। अगर आपने ऑडिट प्रोसीजर्स ही परफॉर्म नहीं करे तो इसका मतलब है आपका जो स्कोप था जिसके लिए आपको अपॉइंट किया गया था उस स्कोप में लिमिटेशन आ चुकी है। इम्पैक्ट मटीरियल है, क्वालिफाइड करते हैं, मटीरियल प्लस परवेसिव डिस्क्लेमर करते हैं। अगर आपने प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट करने के बाद आपको लगता है कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो IFRS के हिसाब से बने हैं या नहीं बने, तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने हैं तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे। लेकिन एक सवाल आपके जहन में ये आना चाहिए कि जी अगर मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूँ तो क्या किसी मैटर के ऊपर कैम दे सकता हूँ, क्या किसी मैटर के ऊपर गोइंग कंसर्न का सेक्शन डाल सकता हूँ, या एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ दे सकता हूँ, या अदर मैटर पैराग्राफ दे सकता हूँ। और फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के हिसाब से नहीं बने, तो अगर इम्पैक्ट मटीरियल है तो क्वालिफाइड मटीरियल प्लस परवेजिव है तो एडवर्स ओपिनियन। ये मैंने आपको शुरू के 5 से 7 मिनट में ऑडिट की जो कंप्लीट साइकिल है उसका बताया। और ये बताना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर आप प्लानिंग फेज में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है तो इसके लिए हमें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क समझ आ गया, ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग। यही फ्रेमवर्क 240 में यूज़ हो रहा है, यही फ्रेमवर्क आपका रिलेटेड पार्टी में यूज़ हो रहा है, यही फ्रेमवर्क आपका गोइंग कंसर्न में यूज़ हो रहा है। अगर आप परफॉर्मेंस फेज की बात करें तो परफॉर्मेंस फेज की जो लैंग्वेज है, जो स्ट्रक्चर है, वही सेम जो है बाकी 500 के स्टैंडर्ड्स में यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब बड़ा आसान ही हो गया बच्चों कि अगर इस डायग्राम को गौर से देखें आप तो आगे जाके हम जितने भी स्टैंडर्ड पढ़ेंगे या तो इस डायग्राम से कनेक्टेड होगा या इस डायग्राम के कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड होगा, सही है। तो 2 से 3 चीज़ें जो हमने ओवरव्यू समझी उसको हम करते हैं, मूव करते हैं ISA 200 में। अब थोड़ा सा डिटेल में आते हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड हमारे पास ISA 200 है जिसमें मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ऑडिटर की जिम्मेदारी है, और हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन क्यों नहीं कर सकते, जिसको मैंने थोड़ा सा प्राइमरीली कवर किया। अब सवाल ये है कि मैं रीजनेबल एश्योरेंस को ऑब्टेन कैसे करूँ। तो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए आपको एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना पड़ेगा। आपकी इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, ये ICAP के कुछ कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट है जिससे आपने कंप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इससे कंप्लाई कर लिया तो इसका मतलब है आप क्लाइंट को एक्सेप्ट कर चुके हैं। जब आप क्लाइंट को एक्सेप्ट कर चुके हैं तो अगली चीज़ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है विच इज़ कॉल्ड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चनिंग माइंड, सही है, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। एक बात मेरी बड़े गौर से सुन लें, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का कॉन्सेप्ट सिर्फ ISA 200 तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क उसने ISA 200 में बताया है, और इसकी जो इम्प्लीकेशंस और एप्लीकेशंस है ये आगे जाके आपको बहुत से ISAs में दिखेंगी। थोड़ा सा ट्रेलर दे रहा हूँ मैं आपको। अगर आप ISA 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन देखें या चले ISA 240 फ्रॉड ही देख लें, जो 240 फ्रॉड में अगर कोई मिस स्टेटमेंट्स आपको आइडेंटिफाई होती है, सही है, और वो इंडिकेट कर रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को, सही है, वहाँ पे भी आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई कर रहे हो। तो ISA 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन के हिसाब से अगर मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने नहीं देती है तो वहां पे भी आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई कर रहे हो कि मैनेजमेंट कंफर्मेशन भेजने क्यों नहीं दे रही, उसकी रीजन क्या है, सही है। इसी तरीके से अगर आप देखें ISA 550 रिलेटेड पार्टी, तो वहां पे भी एक ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है एक ऐसी कंपनी के साथ जो कि मैनेजमेंट कह रही है मेरी रिलेटेड पार्टी नहीं है, लेकिन उसके टर्म्स एंड कंडीशन इतने ज़्यादा आउटसाइड द रैशनल है, या उसके टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो बाकी कंपनी से या बाकी ट्रांजैक्शन, सिमिलर ट्रांजैक्शन बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई कर रहे होते हो कि कहीं ये रिलेटेड, कहीं ये ट्रांजैक्शन, कहीं ये कंपनी रिलेटेड पार्टी तो नहीं है। तो ISA, तो ये जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कॉन्सेप्ट है ये आपको आगे जाके बहुत जगह दिखेगा, सही है। फिर अगला कॉन्सेप्ट है आपके पास प्रोफेशनल जजमेंट। पूरा ऑडिट जो है वो जजमेंटल होता है, सही है। ये रिस्क है या रिस्क नहीं है, जजमेंटल है। मटीरियलिटी PBT का 5%, के PBT का 3%, के रेवेन्यू का 1%, के एक्सपेंसेस का 2%, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। एक रिस्क आइडेंटिफाई हुआ, यार सिग्निफिकेंट रिस्क है कि नॉर्मल रिस्क है, अगेन इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। आप एक कंपनी को ऑडिट कर रहे हो, आप कह रहे हो 100 में से मैं 5 ट्रांजेक्शन कर लूँगा तो मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिटर्स मिल जाएगा, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल। तो आपके पास प्रोफेशनल जजमेंट जो पूरी ऑडिट की साइकिल है वहाँ पे आपका प्रोफेशनल जजमेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होता है हमारे पास, सही है। तो ISA 200 हमने पढ़ा। अच्छा, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो ISA 200 ने आपको स्कोप बता दिया। ISA 200 के बाद अगला जो स्टैंडर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास सबसे लॉजिकली जो 200 के बाद हमारा स्टैंडर्ड स्टार्ट होना चाहिए वो ISA 300 होना चाहिए। और ISA 300 भी आधा अप्लाई होगा, आधा अप्लाई नहीं होगा। जब भी क्लाइंट आपको अप्रोच करता है कि जी क्या आप मेरे ऑडिटर बनेंगे, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आप क्लाइंट ISA 300 अप्लाई करते हो, और ISA 300 में आके आप क्लाइंट एक्सेप्टेंस के जो प्रोसीजर्स हैं उसको परफॉर्म कर रहे होते हो।
तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास वो होती है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपको क्लाइंट अप्रोच करेगा कि जी क्या आप मेरे ऑडिटर बनेंगे, तो अभी एंगेजमेंट लेटर साइन नहीं करते हैं आप सबसे पहले देखते हैं क्या आपके पास कॉम्पिटेंसी है कि नहीं है, क्या आप एथिकल रिक्वायरमेंट जो हमने आज दूसरे में पढ़ा उससे कंप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कहीं मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे तो डाउट नहीं है, और जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं क्या उन सबको आपने कंसिडर कर लिया है और आपके पास एक्सपर्टीज़ है कि आप ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकें, इस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर सकें। पहले क्लाइंट की बात चल रही, सही है? तो क्या ये क्लाइंट एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, तो मेरे पास इंटेग्रिटी, मेरे पास जो है इंटेग्रिटी का मसला नहीं है। मैं दो चीज़ें अपने गिरबान में झांकूंगा कि जी इंटेग्रिटी का कोई मसला नहीं है। मैं दो चीज़ें अपने गिरबान में झांकूंगा कि जी मेरी कॉम्पिटेंसी में कोई मसला नहीं है और मेरी एथिकल रिक्वायरमेंट में मसला नहीं है, और फिर दो चीज़ें मैं क्लाइंट के पार्ट पे देखूंगा कि जी कहीं उसकी इंटेग्रिटीज़ पे तो डाउट नहीं है। यहाँ पे मैं आइज़ा 300 को रोकता हूँ और इसके बाद मैं फ़ौरन से मूव कर जाता हूँ आइज़ा 210 की तरफ, जहाँ क्लाइंट एक्सेप्टेंस आइज़ा 300 की हाफ पेज, इसका आंसर अगर यस आ जाएगा फिर आप मूव करते हैं इंगेजमेंट लेटर पर। तभी इसको प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट, मतलब इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले की एक्टिविटीज़। अब हम मूव करते हैं एज 210 इंगेजमेंट लेटर के ऊपर, और यहाँ पे वो आपसे कहता है कि जब भी अब आप क्लाइंट तो एक्सेप्ट कर चुके हैं, अब इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि क्या इस इंगेजमेंट को मैं एक्सेप्ट, और इंगेजमेंट क्या है? ऑडिट की इंगेजमेंट है, तो क्या इस ऑडिट इंगेजमेंट को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? तो इसकी प्री कंडीशंस होनी चाहिए। पहली प्री कंडीशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और दूसरी ऑडिट की प्रीमाइस अवेलेबल होनी चाहिए। क्या मतलब ऑडिट की प्रीमाइस अवेलेबल होनी चाहिए? कि एफएस को इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो हमने ऊपर इस सेशन के स्टार्ट में जो डायग्राम देखी थी, 3 पार्टी रिलेशनशिप, एफएस, आईएफआरएस, तो जो क्राइटेरिया है क्या वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। इंटरनल कंट्रोल टू प्रिपेयर एफएस फ्री फ्रॉम मटेरियल, क्या मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल को डिज़ाइन और इंप्लीमेंट किए हुए कि नहीं किए हुए, और क्या वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा। इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से देखना। ये स्टेट तुम्हारे पास आइज़ा 200 से उठ के आ रही है मेरे बच्चों, सही है। उसके बाद कुछ चीज़ें, अब इंगेजमेंट लेटर इज अ डॉक्यूमेंट, तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको जहाँ प्री कंडीशंस मौजूद है, अगर इसका आंसर यस आ गया तो चलें कागज़ का एक पर्चा बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और इसके अंदर कुछ प्राइमरी मैटर्स है जिसको इंक्लूड करते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड द रेफरेंस टू एन एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड द कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मेरे बच्चों थोड़ा गौर से देखना, ये भी आइज़ा 200 से उठ के आ रहा है, या जो हमारे पास ऑडिट के एलिमेंट्स की डायग्राम थी, ये कॉन्सेप्ट वहाँ से उठ के आ रहा है, सही है। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप कुछ एडिशनल मैटर्स भी ऐड कर सकते हैं। इनहेरेंट लिमिटेशन, मैनेजमेंट जो है वो रेट एंड रिपोर्ट प्रोवाइड करेगी। बेसिस ऑफ फीस क्या होगी, सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में इन्फॉर्म करेगी। टू इन्वॉल्व द अदर ऑडिटर एक्सपर्ट, टू इन्वॉल्व द इंटरनल ऑडिटर, अगर मैं चाहूँ तो इंटरनल ऑडिटर को इंगेज कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो अदर ऑडिटर एक्सपर्ट को इंगेज कर सकता हूँ। तो ये सारे के सारे मैटर्स भी, अगर प्रीवियस ऑडिटर से बात करनी उनसे बात कर सकता हूँ। ये कुछ एडिशनल मैटर्स हैं जो कि चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, और इनमें से भी मैटर्स को देखें तो ये आपके आइज़ाज़ के नाम ही है। इंटरनल ऑडिट, एक्सपर्ट, सब्सिक्वेंट इवेंट, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये सारे के सारे आपके जो है वो आइज़ाज़ के नाम है। और उसके बाद जब आपने 1 साल इंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ली, अब अगला साल आया, 2 साल आए, 3 साल आए, वही सेम डॉक्यूमेंट अब तक चले जा रहा है, तो क्या रिकरिंग ऑडिट में इंगेजमेंट लेटर को चेंज करने की ज़रूरत है? यस, चेंज करने की ज़रूरत है। ऑडिट के एलिमेंट्स को सामने रखना। अगर सीनियर मैनेजमेंट ही चेंज हो जाती है, अगर ओनरशिप चेंज हो जाता है, अगर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेंज हो जाता है, नेचर एंड एंटिटी ऑफ द बिजनेस चेंज हो जाता है, कोई अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आ जाती है, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से आप चाहें तो इंगेजमेंट लेटर को चेंज कर सकते हैं। ये आपका डॉक्यूमेंट है, तो ये हमेशा ऑप्शन आपके पास होगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट मुंह उठा के आ जाए और आपसे कहे कि जी हम चाह रहे हैं कि एंगेजमेंट लेटर को चेंज कर दें, तो आपने रीज़न फॉर चेंज समझने कि क्या रीजनेबल बेसिस है कि नहीं है। अगर रीजनेबल बेसिस है तो आप इंगेजमेंट लेटर को चेंज कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, और अगर रीजनेबल बेसिस नहीं है तो आप इंगेजमेंट लेटर को चेंज नहीं करेंगे। और जब आप इंगेजमेंट लेटर को चेंज नहीं करेंगे, मैनेजमेंट कह रही है कि इंगेजमेंट लेटर चेंज होना चाहिए, तो इसका मतलब है आप दोनों के दरमियान कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, सही है। जब दोनों के दरमियान कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, तो फिर आप ये असेस कर लें कि आपको शायद इस इंगेजमेंट से विड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज जिस इंगेजमेंट लेटर के बेसिस पे आप काम करना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट आपको मना कर रही है उसके ऊपर। जहां हमने 210 इंगेजमेंट लेटर पढ़ा, तो उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि हम वापस से आइज़ा 300 की तरफ मूव करें। हमारी इंगेजमेंट एक्सेप्ट हो चुकी है, और जब इंगेजमेंट एक्सेप्ट हो चुकी है तो आइडियली स्पीकिंग हमारे पास जो आइज़ा 300 का आधा पार्ट जो कि रह गया था, उसकी तरफ मूव करने की ज़रूरत है। और अगर हम उसकी तरफ मूव करें तो जहाँ प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ हो गई थी, अगला काम होता है कि आपने प्लानिंग करनी होती है। और प्लानिंग के अंदर, प्लानिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनानी होती है। आप उस वक्त तक अपनी ऑडिट रिस्क की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, उस वक्त तक आप प्लानिंग परफॉर्मेंस नहीं कर सकते जब तक आप ऑडिट स्ट्रेटजी ना बना लें। ऑडिट स्ट्रेटजी आप उस वक्त बनाएंगे जब आपको क्लाइंट का पता होगा, क्लाइंट के ऊपर कौन सा फ्रेमवर्क है उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्लाइंट के ऊपर कौन सी इंडस्ट्री रेगुलेशन अप्लाई हो रही है उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्लाइंट के पास इंटरनल ऑडिट है कि नहीं है, क्लाइंट के पास एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है कि
नहीं पड़ सकती, क्लाइंट की कितनी सब्सिडीज़ है, उसकी क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, जब तक इन सारे फैक्टर्स की आप अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे बच्चों, उस वक्त तक जो है आप एक स्ट्रेटजी नहीं बना सकेंगे। जहाँ पे आपके पास आइज़ा 300 ख़त्म होता है, वहाँ पे वो आपसे ये कहता है कि जी अब आप इस पोजीशन पे आ गए हैं कि आप 315 को कनेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, तो हमने जो है वो आइज़ा 300 को थोड़ा सा प्रिसाइसली देख लिया कि यार हमें करना क्या होता है, हमें स्ट्रेटजी बनानी है। तो स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है, ठीक है। हमें रिपोर्ट कब देनी है, तो अगर रिपोर्ट 3 महीने में देनी तो क्या 3 महीने में एंगेजमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर 3 महीने बाद रिपोर्ट देनी तो कोई सिग्निफिकेंट इशू होगा तो उसमें बोर्ड से कब डिस्कस करना है, मैनेजमेंट से कब डिस्कस करना है, कितनी रिसोर्सेज डिप्लॉय करनी है, कितनी रिसोर्सेज डिप्लॉय नहीं करनी है, रिसोर्सेज के अंदर क्या मुझे अपना एक्सपर्ट अपॉइंट करने की जरूरत पड़ सकती है कि नहीं पड़ सकती, क्या मुझे IT के लोगों को जरूरत पड़ सकती है कि नहीं पड़ सकती। अगर मैनेजमेंट के पास फॉर एग्जांपल इंटरनल ऑडिट है तो क्या मैं उसके काम पर रिलाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। कोई ऐसे एरियाज तो नहीं है जहाँ पे मुझे लगता है कि एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, IT में सिस्टम चेंज हो रहा है। वो सारे फैक्टर्स को मैं कंसीडर करता हूँ ताकि एक अच्छी स्ट्रेटजी बना सकूँ। और फिर जैसे ही 300 खत्म होता है तो मेरे पास अगला स्टैंडर्ड आता है आइज़ा 315। जब 315 की बात आती है तो वो आपसे कहता है कि जी आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है एनवायरनमेंट की, एंटिटी की और इंटरनल कंट्रोल की। ये अंडरस्टैंडिंग आपने क्यों ऑब्टेन करनी है, अंडरस्टैंडिंग आपने इसलिए ऑब्टेन करनी है ताकि आप रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। रिस्क फैक्टर्स होते क्या है, वो इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से कोई ना कोई रिस्क क्रिएट हो सकता है, सही है। जब रिस्क फैक्टर्स आप आइडेंटिफाई करेंगे और इसकी बेसिस पे आप रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे तो वो रिस्क क्या होता है, आपका एफएस लेवल पे होगा या एजर्शन लेवल पे होगा। एफएस लेवल का रिस्क क्या होता है, एफएस लेवल का रिस्क वो रिस्क होता है जो कि मोर परवेसिव टू द एफएस एज अ होल होता है। मतलब एक ऐसा रिस्क है, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास है जिसको इन्फॉर्मेशन को आप किसी स्पेसिफिक बैलेंस शीट और पीएनएल के आइटम के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। आप कहते हो ये तो इसके साथ भी कनेक्ट हो रहा है, इसके साथ भी कनेक्ट हो रहा है, इसके साथ भी कनेक्ट हो रहा है, इसके साथ भी कनेक्ट हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ 4 5 8 डिफरेंट रिस्क आप आइडेंटिफाई करें, आप उसका एक कंसोलिडेटेड एफएस लेवल पर रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि यार मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट है, सही है, तो अगर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट है तो इसका मतलब ये है कि जी आप ये कहेंगे कि यार ये जो मेरे पास रिस्क है ना, ये रिस्क तो पूरे फाइनेंशियल स्टेट, बिकॉज मैनेजमेंट कहीं पे भी फ्रॉड कर सकती है। या अगर आप देखें, अगर आपको लगता है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का रिस्क है, वो एफएस लेवल का रिस्क है, वो किसी स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस का रिस्क नहीं है। और फिर उसके बाद अगला रिस्क आता है विच इज़ कॉल्ड एजर्शन। जब एजर्शन लेवल का रिस्क आता है तो ये वो रिस्क होता है जो कि बड़ा स्पेसिफिक होता है। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पे रिस्क, रिसीवेबल की एग्जिस्टेंस पे रिस्क, सही है, रेवेन्यू की अकरेंस के ऊपर रिस्क। तो यहाँ पे जो आपका रिस्क होता है बड़ा स्पेसिफिक होता है और स्पेसिफिक बैलेंस शीट या पीएनएल की एजर्शंस के साथ आपका रिस्क कनेक्ट हो रहा होता है। एजर्शंस हमारे पास क्या होती है, एजर्शंस हमारे पास बैलेंस शीट के लिए जो है वो एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, ये नॉर्मली हमारे पास बैलेंस शीट के लिए एजर्शंस होती है। और पीएनएल के लिए जो हमारे पास एजर्शंस होती हैं वो अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशंस, ये कुछ एजर्शंस हमारे पास होती हैं पीएनएल के लिए। जब आप ये रिस्क आइडेंटिफाई कर लेते हो तो अगला सवाल ये है कि जो मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, ये जो मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, इस अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई ना कोई हरकत तो करनी पड़ेगी। उस हरकत का नाम है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ये वो प्रोसीजर्स होते हैं, ये भी प्रोसीजर्स हैं लेकिन ये ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं है, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स नहीं है। इससे आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता। ये वो किस्म के ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जिसकी वजह से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है दैट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ईदर एट द एफएस लेवल और एट द एजर्शन लेवल। तो एक बार मैं वापस से रिपीट कर दूं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स भी एक प्रोसीजर्स है, लेकिन इस प्रोसीजर से आप रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हो, असेस कर सकते हो, लेकिन इससे आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता। अगर मुझे इंडस्ट्री की या एनवायरनमेंट की या रेगुलेटरी की अंडरस्टैंडिंग लेकर मुझे लगता है कि यार इन्वेंट्री शायद इम्पेयर्ड हो सकती है, तो जब मैं रिस्क आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि इन्वेंट्री इम्पेयर्ड हो सकती है और मैनेजमेंट ने इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करी होगी, तो ये रिस्क आइडेंटिफाई करने से मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, सही है। तो ये आपके पास, और इसके अंदर भी इंक्वायरी है, ऑब्जर्वेशन है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स है। जब आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो तो अगली चीज़ है असेसमेंट। असेसमेट में आपके पास दो चीज़ें आती हैं, नॉर्मल रिस्क और सिग्निफिकेंट रिस्क। सिग्निफिकेंट रिस्क वो होते हैं दैट रिक्वायर्स स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, और इसके अंदर अगर आप क्राइटेरिया देखें, कॉम्प्लेक्सिटी, सब्जेक्टिविटी, चेंज, अनसर्टेनिटी, मैनेजमेंट बायसनेस, ये वही चीज़ें हैं जो आइज़ा 200 में आपके पास इनहेरेंट लिमिटेशंस में हुआ करती थी कि अगर किसी एरिया में सब्जेक्टिविटी, एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर कोई एरिया कॉम्प्लेक्स है, अगर आपको लगता है मैनेजमेंट इसमें फ्रॉड कर सकती है, तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि जी इनहेरेंट लिमिटेशन है मैं तो बच जाऊँगा। नहीं, स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि यहाँ पे तो आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है, ज़्यादा स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन देनी है। और अगेन मेरे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ कॉल्ड रिवीजन ऑफ रिस्क असेसमेंट, जो कि ये प्लानिंग का स्टैंडर्ड है, प्लानिंग फेज का स्टैंडर्ड है, लेकिन कल को अगर आप परफॉर्मेंस फेज में दाखिल होते हैं और आपके पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो आप अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करें। जब रिस्क असेसमेंट चेंज होगा तो उसके मद में आपको उसके प्रोसीजर्स को भी रिवाइज या ड्राफ्ट या अपडेट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास था आइज़ा 315
जाएगा जब ISA 315 के हिसाब से आपने एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले ली, एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले ली, इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ले ली, तो यही अंडरस्टैंडिंग आपको हेल्प करेगी मटेरियलिटी डिटरमाइन करने के लिए। मटेरियलिटी में आपके पास जो मटेरियलिटी होती है उसको डिटरमाइन कैसे करें। मटेरियलिटी को डिटरमाइन करने के लिए आपने ये देखना होगा कि नेचर ऑफ द एंटिटी क्या है। ये वही चीज़ें जो अभी ऊपर इस ISA 315 में देखा, एंटिटी के ऑपरेशंस क्या है, सही है। फिर वो आपसे कहता है कि जी ओनरशिप और शेयर होल्डिंग क्या है, ये वही चीज़ है जो कि हमने ऊपर थोड़ी देर पहले देखी, ओनरशिप, सही है। फिर उसके बाद वो कहता है फाइनेंसिंग करी है कि नहीं करी, ये वही चीज़ है जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर देखी 315 में। तो ये कुछ फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है और यूज़र का अटेंशन क्या है। तो अगर एक कंपनी है जिसमें पैसा शेयर होल्डर ने लगाया है, 70-80% पैसा इक्विटी जो है वो शेयर होल्डर ने लगाया हुआ है टोटल डेट के अगेंस्ट में, तो इसका मतलब है जो कंपनी का प्राइमरी शेयर होल्डर है वो, जो प्राइमरी यूज़र है वो शेयर होल्डर है। और शेयर होल्डर जब भी किसी कंपनी में पैसा लगाता है तो उसकी नज़र प्रॉफिट पे पड़ती है। प्रॉफिट पे क्यों पड़ती है? बिकॉज ये देखना चाह रहा होता है कि क्या प्रॉफिट है जिसकी बेसिस से मुझे डिविडेंड मिल जाएंगे, क्या प्रॉफिट है जिसकी वजह से जो है वो मेरी शेयर प्राइस इंक्रीज कर जाएंगी। उसकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो प्रॉफिट पे होती है। तो आपका जो बेंचमार्क हो जाएगा वो प्रॉफिट हो जाएगा, और प्रॉफिट पे आप 5% तक जो है आप बेंचमार्क सेलेक्ट कर सकते हो, परसेंटेज सेलेक्ट कर ले। तो जो भी अमाउंट होगी, चाहे आपने पीबीटी का 5% लिया, लेकिन जो अमाउंट है वो पूरी बैलेंस शीट और पीएनएल के लिए रेलिवेंट होगा। मतलब इस अगर आपने 5 रुपये की मटेरियल डिटरमाइन करी है तो कल को पीपी में भी मसला आ जाए, इन्वेंट्री में मसला आ जाए, रिसीबल में आ जाए, पेबल में आ जाए, कैश एंड बैंक में आ जाए, बैंक लोन में आ जाए, आपने उसको कंपेयर इस 5 रुपये से ही करना पड़ेगा, सही है। तो ये हमारे पास कुछ क्राइटेरिया थे। उसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है विच इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस मटेरियल। बट इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले मैं ये देख लूँ कि मेरी मटेरियलिटी की यूजेस कहाँ पे होती हैं। प्लानिंग फेज में होती है, परफॉर्मेंस फेज में होती है और कंक्लूडिंग फेज में होती है। तो अभी जो मैंने ये 5 रुपये की मटेरियलिटी निकाली है इसको मैं प्लानिंग मटेरियलिटी का नाम देता हूँ। क्यों? बिकॉज 315 के हिसाब से ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जो बार बार वर्ड यूज होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मटेरियल, तो क्या ये रिस्क मटेरियल है भी या नहीं, इसके कंक्लूजन के लिए, इसको कंक्लूड करने के लिए जो मैंने मटेरियलिटी 5 रुपये की निकाली है इसको प्लानिंग मटेरियलिटी कहता है। लेकिन फिर मैं एक और काम करता हूँ, मैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी निकालता हूँ। ये क्या होती है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, जो कि हमारा एक और यूजेज है मटेरियलिटी का। इसमें इस 5 रुपये को थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, सही है। मैं 4 रुपये पे लेके आ जाता हूँ, मैं 3.5 रुपये पे लेके आ जाता हूँ। क्यों लेके आता हूँ? बिकॉज ये वो मटेरियलिटी है जिसपे मैं एक्चुअली परफॉर्म करूँगा अपने ऑडिट को। क्या मतलब सर? जो मेरी सैम्पलिंग होगी वो सैम्पलिंग जब मैं सैम्पलिंग कर रहा हूँ तो नॉर्मली सैम्पलिंग का फॉर्मूला क्या होता है कि मैं पॉपुलेशन को डिवाइड करता हूँ मटेरियलिटी से। तो अगर आप 100 रुपये को 5 रुपये से डिवाइड करेंगे तो 20 सैंपल्स आएंगे आपके पास, सही है। लेकिन इसी 100 रुपये को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे परफॉर्मेंस मटेरियल, तो आपके पास 25 सैंपल्स आएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपसे कहता है कि जी आप एक और मटेरियल डिटरमाइन करें विच इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, और उसको थोड़ा सा कम रखें। इसलिए बिकॉज जब आप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को कम रखेंगे तो आपका डिटेक्शन रिस्क भी कम हो जाएगा। डिटेक्शन रिस्क कैसे कम होगा? डिटेक्शन रिस्क ऐसे कम होगा बिकॉज अगर परफॉर्मेंस मटेरियल कम होगी तो सैंपल ज्यादा होंगे। जब सैंपल ज्यादा होंगे तो आपने ज्यादा से ज्यादा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया है, जिसकी वजह से आपको डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा और ओवरऑल आपका ऑडिट रिस्क भी कम हो जाएगा। बिकॉज ऑडिट रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकता, इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है, मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकती है, आपसे कुछ स्किप हो सकती है, आप सैम्पलिंग बेसिस पर ऑडिट करते हो। तो इस रिस्क को कवर करने के लिए, उस रिस्क को कम करने के लिए आप एक और मटेरियलिटी डिटरमाइन करो विच इज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। और फिर आखिरी काम होता है मेरा कंक्लूडिंग फेज में कि अगर मेरे पास कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होगी। अब जब मैंने 4 रुपये के हिसाब से प्रोसीजर परफॉर्म करा और प्रोसीजर परफॉर्म करा मुझे कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई, तो इस मिस स्टेटमेंट को मैं किससे कंपेयर करूंगा? इस मिस स्टेटमेंट को मैं कंपेयर करूंगा अपनी प्लानिंग मटेरियलिटी से। मैं 4 रुपये से कंपेयर नहीं करूंगा बच्चों, मैं 5 रुपये से उसको कंपेयर कर रहा हूँ। और ये मेरे पास कहलाएगी क्या कहते हैं कंक्लूड। तो मेरे पास जो मटेरियलिटी यूज़ होता है वो प्लानिंग फेज में भी होता है, वो परफॉर्मेंस फेज में भी होता है, और मेरे पास जो है कंक्लूडिंग फेज में भी होता है। मटेरियलिटी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है विच इज़ कॉल्ड ट्रिवियल, सही है, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट या ट्रिवियल। एक कॉन्सेप्ट होता है सीटीटी, क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड या ट्रिवियल मटेरियलिटी। ये वो मटेरियलिटी होती है कि आप कहते हो यार कि अगर इससे कम की कोई मिस स्टेटमेंट होगी ना उसको मैं इग्नोर कर दूंगा, मतलब आपने 5 रुपये की प्लानिंग मटेरियलिटी निकाली, आपने 4 रुपये की परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकाली, और लेट से आपने कहा 0.5 की मेरी क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड है या ट्रिवियल मटेरियलिटी या टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट है। 0.5 से अगर कोई कम की मिस स्टेटमेंट आ भी गई तो मैं उसको सिंपली इग्नोर कर दूंगा। इग्नोर का मतलब क्या है, मैं आपको 500, 300, 580 में जब लेके चलूँगा तो मैं और डिटेल में वहाँ पे कवर करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज़ कॉल्ड मटेरियलिटी का। कुछ की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। जब आपने 320 के हिसाब से मटेरियलिटी भी डिटरमाइन कर ली, और अगला काम है जब आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर ली तो रिस्क आइडेंटिफाई करके उनको छोड़ना नहीं है, बल्कि उसके अगेंस्ट में आपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है। और जब आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो प्रोसीजर में हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड है विच इज़ कॉल्ड ISA 500 सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जो कि बात करता है क्वांटिटी की, जो कि बात करता है क्वालिटी की। और अगर आप देखें तो सफिशिएंट जो है लिंक्ड होता है क्वांटिटी के साथ, और क्वांटिटी मतलब कि जी 5 सैंपल
करूँ, 10 सैंपल करूँ, 15 सैंपल करूँ, तो डिपेंड करता है इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर, डिपेंड करता है रिस्क असेसमेंट के ऊपर, डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस के ऊपर, डिपेंड करता है मटीरियलिटी के ऊपर। क्या मतलब इसका कि जितने अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स मौजूद होंगे, तो जब कंट्रोल्स मौजूद हैं, इफेक्टिव हैं, तो इसका मतलब ये है कि मिस स्टेटमेंट के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो गए। जब मिस स्टेटमेंट के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो गए तो आपका ओवरऑल ऑडिट रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो रहा है, बिकॉज कंट्रोल रिस्क बहुत कम है। और जब कंट्रोल रिस्क कम है, जिसकी वजह से आपका ऑडिट रिस्क कम हो रहा है, तो डिटेक्शन रिस्क थोड़ा बहुत बढ़ भी जाएगा। आप सैंपल्स कम भी कर लेंगे तो फर्क नहीं पड़ता। तो डिपेंड कर, इंटरनल कंट्रोल बहुत खराब है भाई, कंट्रोल ही इफेक्टिव नहीं है, कंपनी के पास तो कंट्रोल ही नहीं है, तो कंट्रोल रिस्क आपका हाई होकर, जब कंट्रोल रिस्क हाई होगा तो आपका ऑडिट रिस्क भी हाई हो रहा है। अब जब ऑडिट रिस्क हाई हो रहा है तो डिटेक्शन रिस्क को कम करना पड़ेगा। डिटेक्शन रिस्क कैसे कम करो? ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ सैंपल्स को वेरीफाई करो, सही है। तो ये आपके पास कुछ फैक्टर्स क्वांटिटी के हैं, फिर अगेन कुछ फैक्टर्स आपके पास क्वालिटी के हैं। और क्वालिटी में आपके पास दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, विच इज़ कॉल्ड रेलिवेंट एंड रिलायबल। रेलिवेंट में आपने देखना होता है असर्शंस अंडर कंसिडरेशन और डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग। ऊपर जब आइजा 315 के हिसाब से रिस्क आपने एजर्शन लेवल पे आइडेंटिफाई करा है, तो प्रोसीजर्स भी एजर्शंस लेवल पे ही होंगे। अगर मैं कहता हूं कि मेरा रिस्क है कि ट्रांजैक्शन जो है वो मैनेजमेंट ने जो है वो रेवेन्यू जो रिकॉर्ड किया है वो अकर्ड नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू अकर्ड नहीं हुआ, तो जब आप उसके अगेंस्ट में प्रोसीजर्स परफॉर्म करने जाएंगे तो अकरेंस का ही प्रोसीजर परफॉर्म करें। अगर उसके मध्य में आपने कंप्लीटनेस का या एक्यूरेसी का प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया तो वो है तो ऑडिट प्रोसीजर, लेकिन उस रिस्क के लिए रेलिवेंट नहीं है। जो आपने एसेशंस के अगेंस्ट रिस्क आइडेंटिफाई करा है उसके लिए रेलिवेंट नहीं है। और फिर अगला बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग। क्या मतलब डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग का? कि अगर मैनेजमेंट मुझे सेल्स का रजिस्टर देती है और सेल का रजिस्टर देके कहती है और जब सेल्स का रजिस्टर देती है तो मैं कहता हूँ यार सेल्स का रजिस्टर पहले रिस्क है कि इसमें जो मैनेजमेंट ने ट्रांजेक्शन दिखाई हुई है ये अकर्ड नहीं हुई। अगर मैं कहता हूँ ये अकर्ड नहीं हुई तो इसका मतलब है मेरी डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग इसी रजिस्टर में से होंगी, मैं इसी रजिस्टर में से सैंपल्स को सेलेक्ट करूंगा और जाके गुड्स डिलीवरी नोट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे देखूंगा कि जो मैनेजमेंट रिकॉर्ड कर रहा है वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता, वो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, वो ट्रांजेक्शन अकर्ड हुई है। फिर मेरा दूसरा रिस्क है कंप्लीटनेस का, और जब मैं कंप्लीटनेस की बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि जी रिस्क है कि कुछ सेल्स हुई हैं, कुछ गुड्स डिलीवर्ड हुए हैं, लेकिन इस सेल्स रजिस्टर में नहीं आ रहे। जब इस सेल्स रजिस्टर में नहीं आ रहे तो अब मेरी डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे तो मौजूद ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ गुड्स डिलीवर्ड हुए हैं, तो मेरी अब डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग इस जीडीएन रजिस्टर से होगी। मैं जीडीएन रजिस्टर से सैंपल सेलेक्ट करूंगा और जाकर ट्रेस करूंगा कि उसके मध्य में सेल्स रजिस्टर में उसके अगेंस्ट सेल्स रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई। फिर हमारे पास रिलायबल आता है थर्ड पार्टी डायरेक्टली रिटर्न फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म। ये मेरे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिनको मैंने कंसिडर करना है ताकि मैं रिलायबल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लूँ। और फिर इसके बाद जो है मेरे पास कुछ एविडेंस, तो हमने अप्रोप्रिएट को देखा, और ऑडिट एविडेंस से रिलेटेड हमारे पास इंक्वायरी है, रिकैलकुलेशन है, ऑब्जर्वेशन है, इंस्पेक्शन है, कंफर्मेशन है, रीपरफॉर्मेंस है, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं। ये कुछ प्रोसेस जो कि मैं परफॉर्म करता हूँ। ये जो ISA 500 है ये आपको बड़ा ज़बरदस्त हेल्प करता है एक चीज़ में विच इज़ कॉल्ड सेलेक्ट सैम्पल्स फ्रॉम दिस एंड इंस्पेक्ट दिस। ये अगर आपको प्रोसीजर ISA 500 की समरी है, आपके पास पेपर में कोई भी सवाल आ जाए, आपने स्ट्रेट अगर आपको लगता है कि किसी पॉपुलेशन से मुझे सैंपल सेलेक्ट करना है, तो ये आपके पास बेहतरीन प्रोसीजर है ड्राफ्टिंग करने के लिए। आप किसी न किसी, चाहे सेल्स रजिस्टर हो, चाहे परचेज रजिस्टर हो, चाहे फिक्स एसेट का रजिस्टर हो, चाहे इंटेंजिबल का रजिस्टर हो, चाहे रेंट एक्सपेंस हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो, चाहे प्री पेमेंट्स हो, एक्रूवल्स हो, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हो, लिटिक कुछ भी हो, आपने कहीं ना कहीं से सैंपल्स को सेलेक्ट करना है। उस रजिस्टर का नाम लिखते हैं, उस पॉपुलेशन का नाम लिखते हैं, और वंस द सैंपल इज सेलेक्टेड आप ये देखेंगे जो सैंपल सेलेक्ट हो उसके बाद में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को क्या देखूंगा, कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखूंगा, उन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लें। ISA 500 को मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए डिफर कर रहा हूँ। जो हमने ISA 500 के बाद हमारे पास और स्टैंडर्ड्स भी हैं विच इज़ कॉल्ड 540, 500, 620, 501 एंड 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। तो प्रोसीजर की ड्राफ्टिंग में ये स्टैंडर्ड हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं, तो जैसे हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे उसको यहाँ पे कनेक्ट करते रहेंगे तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया 500 का, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया 315 का, और थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग हमने ऊपर पढ़ ली थी। तो अब हम मूव करते हैं एक और स्टैंडर्ड में विच इज़ कॉल्ड फ्रॉड ओवरव्यू। सही है, ISA 240 फ्रॉड। अगर मैं फ्रॉड को देखूं, फ्रॉड के स्टैंडर्ड को देखूं, तो फ्रॉड के स्टैंडर्ड के अंदर अगर आप स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो फ्रॉड के अंदर अगेन हमारे पास जिस तरह ISA 200 कुछ बातें बताता था, ISA 200 की बातें कुछ यहाँ पे आपको मिलेंगी। उसके बाद हम प्लानिंग करते थे और प्लानिंग में रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते थे, आपको वो मिलेगा। जब आप ये काम कर लेंगे तो इसका मतलब है कोई ना कोई रिस्क आप आइडेंटिफाई करेंगे और उस रिस्क के अगेंस्ट आप क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, तो आपको परफॉर्मेंस फेज भी दिखेगा। और जब परफॉर्मेंस फेज दिख जाएगा तो फिर आपको जब आप परफॉर्म करेंगे तो कोई ना कोई आपको मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होगी, और अगर वो इंडिकेट करती है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को, तो आपके पास 240 की रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस भी अप्लाई हो जाएंगी। मैं एक बार वापस से बता दूं, ISA 240 के अंदर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें आपको ISA 240 इज इक्वल टू ISA 200,
प्लस आइज़ा 315 प्लस आइज़ा 500 प्लस आइज़ा 700 रिपोर्टिंग के। तो ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसको आप ये नहीं कह सकते कि प्लानिंग का है, इसमें सवाल परफॉर्मेंस से भी आ सकता है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि परफॉर्मेंस का है, इसमें सवाल प्लानिंग से भी आ सकता है। तो सबसे पहली चीज़ वो बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो हमें एज ए 200 सिखाता था, जो ऑडिट के एलिमेंट सिखाता था। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फ्रॉड को प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना, करेक्ट करना, उससे रिलेटेड जितने भी इंटरनल कंट्रोल है सब कुछ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी क्या है? मेरी जिम्मेदारी है मेंटेनिंग द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जो कि हमने एज ए 200 में पढ़ा। हमने कहा ये वो कॉन्सेप्ट जो कि 200 में ख़त्म नहीं होता, इसकी शाखें, इसके इंप्लीकेशन, इसके कनेक्शन आगे जाके आपको आइज़ा में दिखेंगी। पहला आइज़ा 240 आपके सामने आ गया, जिसमें 200 में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इंगेजमेंट टीम डिस्कशन। और फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास ऑडिट एलिमेंट्स का ऑब्जेक्टिव लिखे हुए आ रहा है, आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, प्लानिंग, रिस्पॉन्स टू दोस इज बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स, परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्ड टू, तो आपके पास रिपोर्टिंग। तो अगर आप गौर से देखें ऑडिटर्स की जिम्मेदारी विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड, तो आपको प्लानिंग भी दिखेगा, परफॉर्मेंस भी दिखेगा, रिपोर्टिंग भी दिखेगा, और एज 200 का प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी दिखेगा। जिस तरह हमारे पास 200 के हिसाब से ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, और उस ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन में एक लिमिटेशन फ्रॉड की होती थी, उसी फ्रॉड की हमारे पास जो है वो मजीद इनहेरेंट लिमिटेशन है कि फ्रॉड जो है वो प्रॉपर्ली प्लान एंड ऑर्गेनाइज होता है, इसलिए ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर सकता। कोलिजन हो सकता है, डिफिकल्ट डिटेक्ट इफ सीनियर मैनेजर, जितनी सीनियर मैनेजर इन्वॉल्व होगी उतना ज़्यादा मुश्किल है ऑडिटर को डिटेक्ट करने के लिए। अब सवाल ये है कि आइज़ा 240 में जो 200 वाला एलिमेंट था वो तो हमने कवर कर लिया। आइज़ा 240 के अंदर हमारे पास जो अगला सबसे की कंपोनेंट है वो प्लानिंग है, और प्लानिंग में हम करते क्या आते हैं? प्लानिंग में हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता था कि हम रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते थे। यहाँ पे चूँकि फ्रॉड के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई करना है, तो वर्ड जो हमारे पास यूज़ होगा वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स यूज़ होगा। सही है। तो अब सवाल ये कि जी मैं किस तरीके से रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करूँ, मैं फ्रॉड के ऊपर प्लानिंग फेज में क्या करूँ? तो सबसे पहला काम ये कि मुझे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। अगेन ये जो प्रोसीजर्स आ रहे हैं इससे आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा। ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है जिसकी वजह से कोई ना कोई फ्रॉड के ऊपर रिस्क आप आइडेंटिफाई और असेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों? बिकॉज मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। और इंक्वायरी क्यों? बिकॉज इंक्वायरी ऊपर जाकर हमने 315 में देखा था कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है। तो आप कुछ इंक्वायरी मैनेजमेंट से करेंगे, कुछ इंक्वायरी आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से करेंगे, कुछ इंक्वायरी आप इंटरनल ऑडिट से करेंगे, और अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप देखेंगे, जो कि आपका एनालिटिकल प्रोसीजर है, जिसको मैं 520 के साथ थोड़ा बहुत कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो ये कुछ प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। अगेन जो मेरे पास प्रोसीजर्स हैं बच्चों, इससे मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा, इससे मुझे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है दैट कुड हेल्प मी टू आइडेंटिफाई अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। फिर वो कहता है कि जी आप कुछ फ्रॉड रिस्क फैक्टर देखें। वो कहता है फ्रॉड रिस्क फैक्टर है क्या? कहते हैं आप ये समझें मैनेजमेंट फ्रॉड क्यों करेगी? इंसेंटिव या प्रेशर होगा, अपॉर्चुनिटी होगी, या एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन होगा। और फ्रॉड भी दो किस्म के होंगे, या तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगा या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट होगा। सही है। इंसेंटिव, और दोनों के अंदर सेम सिनेरियो, या तो इंसेंटिव और प्रेशर होगा, या अपॉर्चुनिटी होगा, या आपके पास एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन होगा। अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है और बैंक ने कोवेनेंट्स रखे हुए आपके ऊपर, और अगर आपको लगता है वो कोवेनेंट ब्रीच हो जाएंगे, तो इंसेंटिव और प्रेशर है आपका फ्रॉड करने का, ताकि आपको बैंक को सारा का सारा पैसा इमीडिएट बेसिस पे ना देना पड़े। सही है। या आपको बैंक से एडिशनल फाइनेंसिंग चाहिए तो आप अच्छे नंबर्स दिखाएंगे। अगर आपने साल राइट शेयर्स इशू करना है, आप अच्छे नंबर्स दिखाएंगे। अपॉर्चुनिटी का मतलब कि अगर आपको लगता है कि जी आपकी बहुत ज़्यादा रिलेटेड पार्टीज़ हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी का बड़े आराम से उनको सेल्स कर दी, रिटर्न करती, आप फ्रॉड कर सकते हैं। सही है। अपॉर्चुनिटी जब आपको लगता है कि इंटरनल कंट्रोल इनफेक्टिव है, कोई ओवरसाइट कर नहीं रहा, दो साबित गवर्नेंस ओवरसाइट कर नहीं रहा है, मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल को सीरियसली नहीं लेती, एटीट्यूड रैशनलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप फ्रॉड कर सकते हो। इस इन्फॉर्मेशन से हुआ क्या? इस इन्फॉर्मेशन से अगेन एफएस लेवल 315 में पढ़ा था हमने, और एजर्शन लेवल, एजर्शन, ये दोनों वर्ड्स वो हैं जो कि हमने 315 में पढ़े। ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये वही वर्ड है जो हमने 315 में पढ़ा। ये कॉन्सेप्ट हमने सारे एज 200 के पढ़े। ये कुछ स्पेसिफिक फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि अगेन हमने जो है गौर से इसको देखें तो ये भी 315 का है। जब तक हाई डिग्री ऑफ जब तक आप इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे, आपको पता नहीं होगा कि कंपटीशन है। जब तक आप नेचर ऑफ द एंटिटी या टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे, आपको नहीं पता होगा कि टेक्नोलॉजी इसके अंदर आ रही है कि नहीं आ रही। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड, अगर आप देखें नीड टू ऑब्टेन एडिशनल फाइनेंस, जब तक आप फाइनेंसिंग जो ऊपर हमने 315 में पढ़ा था, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे, तो यहाँ पे जितने भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर आ रहे हैं सारे के सारे 315 से मेरे बच्चों कनेक्ट हो रहे हैं। सही है। तो इसका मतलब है जब 315 के स्ट्रक्चर को कॉपी करें तो रिस्क असेसमेंट
प्रोसीजर परफॉर्म करें, उसकी वजह से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, उस इन्फॉर्मेशन से स्टैंडर्ड आपसे कहता है या तो रिस्क एफएस लेवल का होगा या एजर्शन लेवल का, वही लैंग्वेज है, वही कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, वही कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन है जो कि 315 ने यूज़ करी थी। और उसके बेसिस पे जो है आप कहोगे कि जी फ्रॉड रिस्क मैं आइडेंटिफाई करूँगा या तो एफएस लेवल के ऊपर या एजर्शन लेवल के ऊपर। एफएस लेवल पे एक रिश्ता क़यामत होगा विच इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट। सही है, एक रिश्ता क़यामत होगा जो कि सिग्निफिकेंट रिस्क तस्वर किया जाएगा। क्यों? बिकॉज दिस इज द रिस्क ड्यू टू फ्रॉड। यहाँ पे जो आपने रिस्क आइडेंटिफाई करा है वो ऑडिट रिस्क तो है, लेकिन वो फ्रॉड का रिस्क है, और जब भी फ्रॉड का रिस्क होता है उसकी असेसमेंट हमेशा सिग्निफिकेंट होती है। तो यहाँ पे एक रिस्क आप क़यामत आइडेंटिफाई करेंगे विच इज कॉल्ड मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, और दूसरा रिस्क जो आप आइडेंटिफाई करेंगे एजर्शन लेवल पे वो रेवेन्यू का करेंगे, बिकॉज रेवेन्यू एक ऐसा नंबर है जो कि पीएनएल का सबसे बड़ा नंबर होता है, और इस नंबर को आप चेंज करेंगे, आप प्रॉफिट को चेंज कर सकते हैं, आप बैलेंस शीट को चेंज कर सकते हैं। तो ये अगला जो रिस्क होगा आपका सिग्निफिकेंट रिस्क रेवेन्यू पे 315 के हिसाब से मैंने अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन, इसके ऊपर ऑलरेडी रिस्क आइडेंटिफाई करे हुए हैं। लेकिन इन रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बावजूद मेरे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बावजूद मैं इसके ऊपर कोई ना कोई फ्रॉड का रिस्क, ये 240 के हिसाब से रिस्क है, ये एक एडिशनल रिस्क होगा कि जी मैनेजमेंट ने रेवेन्यू को बढ़ाया होगा तो अकरेंस के ऊपर एक फ्रॉड का रिस्क है। सही है, और ये रिस्क जो होगा वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, बिकॉज 315 ने कहा है कि जहाँ पे अगर आपकी मैनेजमेंट बाइसनेस इन्वॉल्व है, मतलब फ्रॉड इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब वो रिस्क शैल बी ट्रीटेड एज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। और सेम लैंग्वेज, सेम कॉन्सेप्ट एज अ 240 में भी यूज़ हुआ है। तो एफएस लेवल रिस्क में हमारे पास जो पहला रिस्क है वो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का है। मैनेजमेंट के पास कुछ टेक्निक है, वो चीज़ें आपसे छुपा सकती है, वो फिक्टिशियस जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड कर सकती है, वो ट्रांजैक्शंस को अल्टर कर सकती है, वो ट्रांजैक्शन को देर से जल्दी रिकॉर्ड कर सकती है, वो एजम्पशंस चेंज कर सकती है, वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में एंगेज हो सकती है। और इसके मध्य में आपके आइजा 500 के हिसाब से परफॉर्मेंस फेज के प्रोसीजर्स क्या होंगे जिसके बेसिस पे आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रहे होंगे। ये आपके सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं। सही है, ये आपके ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, ये आपके पास जो है इसके ऊपर सब्सटेंटिव, ये आपके टेस्ट ऑफ डिटेल्स हैं। सही है, ये आपके पास टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं। ये सारे वो प्रोसीजर्स हैं जिसके बेसिस पे मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होता है। प्रोसीजर टेक्निक्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल हमने पढ़ी। प्रोसीजर क्या होगा, जो ऊपर मैनेजमेंट की टेक्निक है वही आपने करना है। अगर मैनेजमेंट जर्नल एंट्रीज को चेंज कर सकती है, फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर सकती है, तो आप जर्नल एंट्रीज को टेस्ट कर लो। अगर मैनेजमेंट एस्टिमेट्स को चेंज कर सकती है तो आप एस्टिमेट्स की एजम्पशंस को चेक कर लो। अगर मैनेजमेंट किसी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में एंगेज कर रही है तो आप बिजनेस रैशनल को इवेल्युएट मेरे बच्चों कर लो। सही है, और सेम चीज़ हमारे पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन के ऊपर होगा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन के ऊपर एक एक्सेप्शन है मेरे बच्चों, एंड दैट एक्सेप्शन इज कि जी अगर आपको लगता है रेवेन्यू बहुत सिंपल है, इसमें ना कोई एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहा है, मैनेजमेंट चाह के भी फ्रॉड नहीं कर सकती, तो इस केस के ऊपर वो आपसे कहता है कि जी इन दैट केस फिर आप रेवेन्यू के ऊपर जो है वो फ्रॉड का रिस्क ना रखो। इसका ये मतलब नहीं है कि 315 के हिसाब से आपको रिस्क नहीं रखने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि जी आपने इसके ऊपर फ्रॉड का रिस्क नहीं रखेंगे, लेकिन 315 के हिसाब से जो 5 रिस्क है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे और आप चाहें तो वो रख सकते हैं। लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं है कि आप रिस्क को में ये कहें कि रेवेन्यू के ऊपर कोई भी मेरा ऑडिट रिस्क नहीं है। 240 इसकी बात नहीं करते, 240 कहते हैं फ्रॉड का रिस्क नहीं है। तो अगर अब तक मेरी इस चीज़ को गौर से सुनो और एक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो, तो अब तक जितना कुछ पढ़ा तो वो ऑडिट एलिमेंट से ही कनेक्ट हो रहा है मेरे बच्चों। ये जो आपके सामने डायग्राम आ रही है, ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंदर आप जो है वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, यही प्रोसीजर आपको 240 में दिखेंगे, यही प्रोसीजर आपको रिलेटेड पार्टी में दिखेंगे। इसके बाद जब आप परफॉर्मेंस फेस करते हो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस करना होता है। यही चीज़ें आपको आगे जाकर 240 में भी दिखेंगी, 550 में भी दिखेंगी, 540 में भी दिखेंगी, 560 में भी दिखेंगी, और उन्हीं के बेसिस पे आपको उनकी रिपोर्टिंग की इम्प्लीकेशंस कंसीडर करनी पड़ रही होंगी।